अब हम देखते हैं कि इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती है। तो यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स का लास्ट और थर्ड पार्ट जिस पे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड आउट करना होता है अपने अपरेटस को इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। वो फार्मूला कैसे बनता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकली अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप इस सिंपल सर्किट को देखो जिसमें एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है और साथ में एक बल्ब लगा हुआ है, और हम अगर बल्ब के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएं तो वो वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने निकालना हो तो ओहम लॉ के ज़रिए से हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब वो कितना होगा, कैसे निकलेगा, वो बराबर होगा आर मल्टीप्लाइड बाय आई। आर जो है वो रेजिस्टेंस है उस चीज़ की जो यहाँ पे लगी हुई है, और आई है उसमें से गुजरने वाला करंट। तो ओहम लॉ के ज़रिए से V इज़ इक्वल टू आर आई अगर हम ले लें तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसी भी इक्विपमेंट के अक्रॉस। अब यहाँ पे आ जाएं दूसरा सर्किट। यहाँ से एक चीज़ आप नोट करें कि जैसे ही सर्किट के अंदर करंट चल रहा होता है तो कुछ जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी खुद भी ऑफर करती है। तो हम आमतौर पे इस रेजिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑफर करता है करंट को। तो इस तरह से पूरे पाथ में जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ ये बाहर वाली एक्सटर्नल आर नहीं होती, बल्कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या बैटरी भी होती है। अगर हम जहाँ पे ये करंट की वैल्यू मालूम करना चाहें तो वो बराबर होगी ईएमएफ ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पाथ, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल आर भी होगी और कैपिटल आर भी होगी। तो इस तरह से हमारे पास करंट आता है उसी ओहम लॉ के मुताबिक, और इसमें से अगर हम ई की वैल्यू देखें, ईएमएफ ऑफ बैटरी को अगर हम देखें तो वो ईएमएफ ऑफ बैटरी जो है वो बराबर होती है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मीन्स एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आई, इस पाथ में से गुजरने वाला करंट। तो दोनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ये जो बाहर वी हम निकालते हैं ये वोल्टेज का ड्रॉप होता है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर, जो कि हमेशा ईएमएफ से कम होता है, और ईएमएफ की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है उस वोल्टेज ड्रॉप के। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर हो रहा होता है और कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा होता है। तो इस तरह टोटल ईएमएफ हमेशा बड़ी होती है इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप से। तो अगर हम रेशो लेना चाहें बैटरी की ईएमएफ की एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के साथ, तो इस तरह से हम इक्वेशन को लिखेंगे, उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, आई के साथ आई कैंसल, हमारे पास इस तरह से एक रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन को हम रिलेशन 1 का नाम दे देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे देखें तो बिल्कुल सेटअप उसी जैसा है जैसे ईएमएफ हम फाइंड आउट करते थे या कंपेयर करवाते थे तो उस वक्त होता था। ये छोटी सी चेंजिंग की है हमने, जो दूसरा सेल बॉक्स था उसको रिप्लेस कर दिया है एक शंट या लो रेजिस्टेंस बॉक्स में। अब हम अगर K1 जो की है उसे सिर्फ क्लोज रखें तो इस एक्सटर्नल सर्किट में गैल्वानोमीटर होगा और इधर ये सेल होगा। तो अब जो B और C टर्मिनल के दरमियान में लेंथ होगी, बैलेंसिंग लेंथ, जहाँ पे गैल्वानोमीटर करंट 0 शो करेगा, तो वो लेंथ दरअसल सिंपल L होगी स्मॉल, और वो रिप्रेजेंट करेगी ईएमएफ ऑफ सेल को। जबकि जब दोनों कीज क्लोज होंगी और एक सूटेबल रेजिस्टेंस यहाँ से निकली हुई होगी, और ये सूटेबल रेजिस्टेंस वो होती है कि जो कि जहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर की रेंज के अंदर अंदर गैल्वानोमीटर पे करंट 0 शो कराए, तो उस वक्त की जो रेजिस्टेंस निकली हुई होती है तो उसे हम एक सूटेबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब दोनों कीज क्लोज होंगी और फिर गैल्वानोमीटर के ऊपर करंट 0 होगा, तो बी और सी टर्मिनल के दरमियान अब जो लेंथ आएगी हमारे पास, जिसे हम एल प्राइम या एल स्टार बोलेंगे,
एक तो ये है कि वो लेंथ, पहले वाली लेंथ जो कि सिर्फ ईएमएफ ऑफ बैटरी को रिप्रेजेंट करती थी उससे कम होगी, और दूसरी इसकी जो खासियत है वो ये होगी कि ये अब ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, बल्कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करेगी। तो याद रख लें, जब K1 की क्लोज होगी तो यहाँ की जो B और C टर्मिनल के दरमियान लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर की, वो प्योरली ईएमएफ ऑफ बैटरी को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। जबकि जब दोनों कीज क्लोज होंगी और इधर से हमने सूटेबल रेजिस्टेंस निकाली हुई होगी, तो फिर जो आपके पास लेंथ आएगी बी और सी टर्मिनल के दरमियान, वो पहले वाली लेंथ से एक तो कम होगी, और दूसरा वो प्योरली ईएमएफ ऑफ बैटरी को या इस सेल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, बल्कि अब वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब आप एक बात नोट कर लें जो कि इम्पॉर्टेंट बात है, इस सर्किट को समझने के हवाले से, सेटअप को समझने के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि जब K1 और K2 दोनों क्लोज हैं और गैल्वानोमीटर इधर से नल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि ना इधर से कोई करंट आ रहा है और ना इधर से कोई करंट जा रहा है। तो इसी तरह से इधर से भी ना कोई करंट आ रहा होगा ना जा रहा होगा। तो इसमें जो भी करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजर रहा होगा वो इस बैटरी की वजह से गुजर रहा होगा। और इस वक्त हमने ये भी मालूम कर लिया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो हमें पोटेंशियोमीटर ने मालूम करके दे दिया। अब हमारे पास ईएमएफ ऑफ बैटरी भी मौजूद है। जब हमने प्योरली इस बैटरी को गैल्वानोमीटर के ज़रिए से कनेक्ट किया था, तो हमारे पास प्योरली ईएमएफ ऑफ सेल आ गई थी। अब हमें उसका भी पता है। अब जब हमने दोनों की को क्लोज किया, तो उस वक्त जो यहाँ पे लेंथ आई, तो उसकी मदद से हमने इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम कर लिया। हमें एक्सटर्नल ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इस बैटरी के पैरेलल, इस रेजिस्टेंस का भी पता है। तो इन तीन चीज़ों का हमें पता है, ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम अपने प्रीवियस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल टू आर आई, वहाँ से हम I फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ईएमएफ ऑफ बैटरी इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल आर आई, तो उसमें से हम फिर स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हमारे पास आ जाएगी। सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ईएमएफ ऑफ सेल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल दरअसल इक्वल होगा L ओवर L स्टार। L वो है जो कि प्योरली ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रही थी, और L स्टार वो लेंथ है पोटेंशियोमीटर की B और C टर्मिनल के दरमियान वाली, जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रही थी जब हमने दोनों कीज को क्लोज किया था और रेजिस्टेंस निकाली थी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और यहाँ पे इस चीज़ को हमने लिख भी दिया कि L क्या है, व्हेन जस्ट सेल इज कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर मींस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, और L स्टार है व्हेन बोथ सेल एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ नॉन वैल्यू इज कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर मींस रिप्रेजेंटेटिव है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल का। तो इक्वेशन नंबर 2 है। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में भी हमने E ओवर V की वैल्यू पढ़ी थी, यहाँ भी E ओवर V की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आ गई है हमारे पास। तो इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो L ओवर L स्टार ये इक्वल हो जाएगा पहले वाली इक्वेशन की वैल्यू के। तो यहाँ से हम स्मॉल r की वैल्यू अगर निकालें तो वो हमारे पास L माइनस L स्टार ओवर L स्टार मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R आता है। तो इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए ऑपरेटर्स हमारे रेडी है। चेंजिंग सिर्फ इतनी की है कि यहाँ से ये जो लोअर सेल था जिसकी ईएमएफ 0.47 वोल्ट थी, उसको मैंने निकाला और बिल्कुल उसकी जगह रिप्लेस कर दिया ये शंट रेजिस्टेंस बॉक्स को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक शंट रेजिस्टेंस बॉक्स इसकी जगह आ गया है, बाकी कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं की है मैंने। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो हायर या अपर सेल था ई सर्कल्स वाला जिसकी ईएमएफ 1.4 वोल्ट थी, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बनती है।
तो इसकी लेंथ का तो हमें पता है कि इसकी जब हम ईएमएफ फाइंड आउट कर रहे थे तो उस वक्त इसकी जो लेंथ थी वो 280 सेंटीमीटर या 281 सेंटीमीटर थी, हमने देखा था यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ से अप्लाई करने के बाद इसकी जो लेंथ है यहाँ पे नल पॉइंट की वो कितनी आती है। तो मैं इधर से 50 ओम की एक रेजिस्टेंस निकालता हूँ और ये दोनों जो है वो कीज़ मैं लगा लेता हूँ। ऐसे समझे, मुझे इसकी ईएमएफ वाली जो बैलेंसिंग लेंथ है उसका तो पता है ना कि वो 281 सेंटीमीटर है। तो अब शंट रेजिस्टेंस मैं इधर 50 ओम की निकाली है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है जी। तो बाकी जो हैं वो सारी रेजिस्टेंसेस अप्लाई नहीं हो रही हैं, सिर्फ 50 ओम वाली एक रेजिस्टेंस है जो कि अप्लाई हो रही है। अब हम देखते हैं कि इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती है। तो यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू है, नेगेटिव में वैल्यू है, इधर जो है वो कहीं पे पॉजिटिव में आती है, जबकि ये पीछे इधर यहाँ पे तो ये कहीं पे बनती है 1 मीटर, 2 मीटर और इससे आगे इधर से आते हुए तीसरी लाइन के ऊपर 48। तो ये 248 सेंटीमीटर की बैलेंसिंग लेंथ बनती है। कब? जब मैंने 50 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ से निकाली है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास अब लेंथ आई है सेल 1 के हिसाब से, इसको हम L1 प्राइम कह देते हैं या L1 स्टार कह देते हैं। तो L1 कितनी थी इसकी? 280 पे ये बैलेंस होता था जब हम ईएमएफ फाइंड आउट करते थे। अब जब 50 ओम के नीचे से रेजिस्टेंस निकाली तो अब हमारे पास 248 जो है वो इसकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई है। अब हम दूसरे सेल की जो कि लोअर ईएमएफ वाला था उसका ये ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं इस सेल को रखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर जो ईएमएफ वाला सेल है उसको मैंने इधर पुट कर दिया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे लेकिन ये याद रहे कि ये जो लोअर ईएमएफ वाला सेल था इसकी 146 बैलेंसिंग लेंथ पहले आ रही थी जब हम ईएमएफ फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि 50 ओम पे इसकी क्या आती है। 50 ओम ही मैंने वहाँ से निकाला है और इधर से अगर देखा जाए तो ये कोई ख़ास नहीं आ रही, तो इस वजह से मुझे रेजिस्टेंस यहाँ से कोई और निकालनी चाहिए। मैं 5 ओम की एक रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये 20 10 5 ओम की रेजिस्टेंस मैं इधर से निकालता हूँ और फिर देखते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ इस रेंज में आती है या नहीं आती है। ये आगे इधर से ये पीछे, ये भी कोई ख़ास नहीं आ रही है, हमेशा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही आ रही है। अब इसको भी मैं नहीं निकालता, मैं 500 ओम को निकालता हूँ ताकि रेंज में वैल्यू आए। तो इस छोटे सेल के लिए जो कि 0.74 वोल्ट का है उसके लिए अब जो L2 स्टार हमारी आएगी वो कितनी आएगी? L2 का तो हमें पता है, वो आ रही थी कहीं पे, ये देखें ये अब रेंज में आ गई, ये पीछे चली जाती है, इधर से आगे चली जाती है वैल्यू और यहाँ पे इसकी रेंज में आती है। तो हम इससे भी मज़ीद रेजिस्टेंसेस को बढ़ाते हैं, हम 1000 ओम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह हमें पता चल जाए। अब यहाँ पे ये पीछे चली गई, ये वैल्यू है जी। इसका मतलब है ये कहीं पे कोई 16 सेंटीमीटर की वैल्यू आ रही है, इधर से लेके इधर तक कहीं 16 नहीं बल्कि 17, तो 17 सेंटीमीटर की वैल्यू आती है। ये हमारे पास लोअर या लो ईएमएफ वाले सेल के लिए मींस ये L2 प्राइम है। जब हमने 500 और इधर से 500 1000 ओम की रेजिस्टेंस निकाली हुई है तो उस वक्त हमारे पास कोई 17 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है जिसे हम L2 प्राइम बोलेंगे। और अब हम आते हैं पहले सेल के लिए, हायर ईएमएफ वाले सेल के लिए।
देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आती है, और फिर इस लोअर ईएमएफ वाले सेल के लिए जिसके लिए अभी L2 प्राइम की वैल्यू 17 सेंटीमीटर आई है, तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है। तो सेल 1 के लिए टेबल 1 है, और सेल 1 के लिए हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम बी फॉर जस्ट E1 मीन्स जब हमारे पास लेंथ L1 आई थी 281 सेंटीमीटर, जब हमने K1 की को क्लोज किया था और हमारे पास सेल 1 था मीन्स ई सर्कल्स वाला सेल था, तो उसके लिए हमने ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट की हुई थी, उसके लिए हमने लेंथ पोटेंशियोमीटर की फाइंड आउट की हुई थी और वो 281 सेंटीमीटर थी। अब जब इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेटअप हमने लगाया तो उसमें 50 ओम की हमने रेजिस्टेंस निकाली, जो कि एक सूटेबल रेजिस्टेंस थी। इसको निकालते हुए जो कि को पोटेंशियोमीटर के दरमियान में स्लाइड करने के ऊपर हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन शो करवाता है। तो 50 ओम की हमने रेजिस्टेंस निकाली, दोनों कीज को अब हमने क्लोज किया, तो उस वक्त जो लेंथ आई L1 स्टार पहले सेल के लिए, जो अब की लेंथ आई या पहले सेल के लिए अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करते हुए जो लेंथ आई है हमारे पास पोटेंशियोमीटर की, वो 248 सेंटीमीटर है। तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी 0.133 ओहम। ये न्यू सेल था बाय द वे, इसकी ईएमएफ ज़्यादा थी, 1.405 वोल्ट थी, और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और आप चाहें तो आप दूसरी और तीसरी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस निकालें 60 पे, 100 ओम पे या 80 ओम के ऊपर, और उस वक्त बैलेंसिंग पॉइंट आप चेक करें जो कि को स्लाइड करवाते हुए अब आपके पास जो लेंथ आएगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, और उनको इस्तेमाल करते हुए आप फिर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका एवरेज लेंगे तो आपके पास ओरिजिनल इंटरनल रेजिस्टेंस की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। टेबल 2 जो सेल 2 के लिए थी, जो कि लोअर सेल था या आप कह सकते हैं कि कम ईएमएफ वाला सेल था, उसकी ईएमएफ हमने फाइंड आउट की थी, वो थी 0.73 या 74 वोल्ट, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो लेंथ आ रही थी पोटेंशियोमीटर की वो 146 सेंटीमीटर थी। तो जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेटअप बनाया तो उस वक्त जो सूटेबल रेजिस्टेंस हमने निकाली थी रेजिस्टेंस बॉक्स से वो 1000 ओम की थी, और उस वक्त जो L2 प्राइम या L2 स्टार हमारे पास आ रहा था, या आप ऐसे समझ लें कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिप्रेजेंटेटिव जो लेंथ था पोटेंशियोमीटर के ऊपर सेल 2 के लिए वो था 17 सेंटीमीटर, और इन वैल्यूज़ को अगर हम इस्तेमाल करें इस फार्मूले में तो हमारे पास 7588 ओम, जो कि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू सेल 1। क्योंकि ये यूज्ड सेल था, इसकी ईएमएफ कम थी, 0.73 या 74 वोल्ट थी, तो इस वजह से इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी बहुत हाई है। आप चाहें तो इधर भी दूसरी और तीसरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी डिफरेंट रेजिस्टेंस निकाल के और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करके ले सकते हैं। इनका एवरेज लेंगे तो आपके पास दूसरे सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास ये है, यूज्ड सेल हैज़ हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देन अ न्यू वन। न्यू सेल की निस्बत जो यूज्ड सेल होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है।